सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के फिफ्थ सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसे हम आईएमईडी के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका एक आईएमईडी सब्जेक्ट है जिसके हम वन शॉट को कवर करेंगे आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से। और नीचे लिखा है कि बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से आप लोगों का काम हो जाएगा। तो राइट, यही सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे आज के इस कंप्लीट लाइव सेशन में। और इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता भी रखा है। इसके पहले आपको ज्ञान विद सचिन ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्यों डाउनलोड करना है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए आईएमईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक झलक ले लेते हैं, उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आईएमईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कि जो आपके इस सिलेबस में पढ़ रहे हो वो चीज़ तो कंफर्म हो जाएंगी। तो पहला है आप सभी का कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ठीक है, देखिए अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सपोज आईएमईडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का अगर आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे आगे पढ़ पाओगे। इसलिए एग्जामिनर इन दो क्वेश्चन को डालने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको पता ही है, मैं आपकी तरह हूँ और आप भी मेरी तरह ही होंगे, मतलब हम दोनों स्टूडेंट ही लाइफ में जी रहे हैं। तो क्या है, हम लोगों को पता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ भी आएगा, लिखना अपना क्या है, वही लिखना है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरीके से पूछेगा, क्वालिटी वालिटी जो भी पूछेगा, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे पता है, बस शुरू कर देना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पूछना है। फिर आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, उसके बहुत सारी सावधानियां, विचार विमर्श जो भी पूछेगा, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन पढ़ना है। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा, उसको आप समझ जाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझना है। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों बनना ही बनना है। लीडरशिप, ठीक है, कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका एक लीडर भी होता है, तो लीडरशिप को भी समझना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना है। ठीक है, इस बार के लिए एक्सपेक्टेड जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क कल्चर को समझाना है। बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पूछना ही पूछना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो 100% का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यही 15 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 पर आ चुके हैं आईएमईडी के। इस आईएमईडी के चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, चीज़ों को बताई जा रही हैं। ठीक है, अब ऐसा ना हो जैसे आपके अदर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो चीज़ आपको पता रहती है वही लिख पाते हो, अगर नहीं आता है तो छूट जाता है। लेकिन आईएमईडी में आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जैसे आपके 10 में से 8-10 क्वेश्चन, सब 8 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन बच रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है तो उसे आप छोड़ के आना है, राइट। उसके बारे में ओवरव्यू अगर आपको हल्का सा पता है तो डेफिनेटली लिखना है। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ करके आने हैं, ये आपके दिमाग का कंसेप्ट होना चाहिए। ये आप यहाँ जब एग्जाम में बैठने जाओ तभी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड रहना चाहिए। तो उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, वो चीज़ आप शुरू से ही देख लेना, घड़ी वड़ी लगा के जाना। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जनरल मार्किंग होती है। क्या होती है? जनरल मार्किंग होती है। ठीक है, अब जनरल मार्किंग होती है तो जैसे आपने कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ढंग से 3 नंबर, कोई सा क्वेश्चन किया 2.5 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर, ठीक है, इस तरीके से देते हुए एग्जामिनर आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके जो भी चेक करते रहते हैं कॉपी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो ऐसा नहीं उस पर 5 नंबर वो देने वाला है, नहीं देने वाला। ठीक है, तो आपको 2 पन्ने का मार्जिन लेके, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन 2 से 2.5 पन्ने जाते हुए आराम से सारी चीज़ों को कवर कर लेना है। तो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा था उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए और समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपका उद्यमिता के नाम से जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लिखना आप लोग। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आखिर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है
कि कोई सा भी ऐसा स्थान, सपोज मैं प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अब प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से शहर में एक ऐसा वातावरण नहीं है जहां पर हम उद्योग को यानी इंडस्ट्री को लगा सकें, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहां पर लाइट की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। वहां पर वातावरण उस तरीके का नहीं है, कोई चीज डिमांड और सप्लाई सारी चीजें दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर अगर हम अपने बिजनेस को रखते हैं, अपने इंडस्ट्री को वहां पे लगाते हैं, उद्योग धंधे को स्थापित करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के नए धंधे को कहीं पे डेवलप करना, उसी को हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। राइट, समझ में आ गया। कहने का क्या मतलब है कि पिछड़े, अविकसित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि मैं प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग कर रहा हूँ, वहाँ के एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए उचित औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक वातावरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अनएम्प्लॉय लोग तो हर जगह पर हैं, वो मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर आपको प्लेस मिल चाहिए जहाँ पे आपको सारा कुछ सेटअप होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नहर के किनारे और पानी आ जाए और पूरा डूब जाए। राइट, समझ गया मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी सब पानी निकासी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, यानी लाइट 24 घंटे में से कम 22-23 घंटे पर्याप्त रहे, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर औद्योगिक वातावरण वांछनीय हो, ठीक है, ऐसे स्थानों पर नए व अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा, मतलब कोई नया व्यक्ति है और अनुभव उसको भी नहीं है, द्वारा उद्योग धंधे को स्थापित करने अथवा किसी अन्य नए उद्योग या व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस करना ही इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। यह साहस जिस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है उस व्यक्ति को हम कहते हैं इंटरप्रेन्योर। इसके लिए व्यक्ति में अदम्य साहस, धैर्य, लीडरशिप, जोखिम उठाने की क्षमता परम आवश्यक है। इंटरप्रेन्योरशिप केवल वस्तु का उत्पादन करने तथा उत्पाद तैयार करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके अंतर्गत विक्रय वस्तु का व्यापार, मार्केट ट्रेंड, सर्विस इत्यादि पर भी अवेलेबल है, ठीक है, यानी इत्यादि पर भी शामिल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कोई सा भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपका बिजनेस को डेवलप किया जा रहा है, नए बिजनेस को, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो डेवलप कर रहा है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री को स्थापित कर सके, जैसे पेशेंस अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, उसको रिस्क लेने की क्षमता उसमें अंदर होनी चाहिए। और ये सब करने के बाद भी आपको इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे अदर मार्केट की चीज़ों को पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कौन सी वस्तु ज़्यादा बिकने वाली है, कौन सी कम बिकने वाली है। तो इस तरीके को हम एंटरप्रेन्योरशिप में डिफाइन करते हैं। आइए हम क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, कोई एक क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आइए, एक एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत कई सारे ऐसे क्वालिटी, जैसे वो कठोर होना चाहिए। कठोर होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई सा भी दिक्कत आ गई तो वो तुरंत से हड़बड़ा जाए, नहीं, परिश्रमी होना चाहिए। और कोई चीज़ खराब हो जा रही है तो उसको फिर से करने की कोशिश करने वाला होना चाहिए, ठीक है। हीन भावना से मुक्त अथवा नवीनता का इच्छुक। हीन भावना का मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, और कोई चीज़ नया नहीं कर सकता, तो हीन भावना से वो मुक्त होना चाहिए। नए नए शोध, रिसर्च, विकास एवं परिवर्तन के लिए इच्छुक होना चाहिए। इंडस्ट्री में तरह तरह के बदलाव करते रहना चाहिए, मशीन यहाँ पे बैठेगी, ये मशीन यहाँ पे बैठेगी, ठीक है। रिस्क वाला होना चाहिए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, और विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जिस तरीके का कंडीशंस है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्वयं को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाना, ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। कोई सी भी हार्ड कंडीशंस आ जाए वहाँ पर उससे लड़ने में उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मदद करेगा, तो इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी चुनौतियां हैं, जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री में आने पर जब आप आ जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, एम्प्लॉय को मैनेज करना, मैनेजमेंट को मैनेज करना, जो भी आपके कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनको मैनेज करना, ठीक है। तो बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उसको वो एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, ठीक है। चतुर होना चाहिए, यानी बहुत चालाक और प्रसन्नचित, यानी सब आजकल पता है ना कि जो जो टीचर बहुत ज़्यादा हंसता है, देखा होगा आपने, बहुत काटता है, ठीक है, बहुत काटता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो सामने से एकदम क्लेवर वाला होना चाहिए, एकदम सामने से इस तरीके से हंसो कि सामने वाले को लगना नहीं चाहिए, ठीक है। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए,
और अपने काम में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, और टाइम की वैल्यू यानी टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि बता दिया कि कल के दिन टाइम मतलब जब पेपर होगा ये, तो टाइम मैनेजमेंट इसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचना चाहिए, और जो भी नए कस्टमर आ रहे हैं उनको प्रभावित करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और जो अच्छी इंडस्ट्री में पहले से जिनका सिस्टम बन चुका है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मित्रता करनी जरूरी है, ठीक है। और अपने कामों को सदैव आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का गुण हो गया। आइए हम फंक्शन समझते हैं। फंक्शन का मतलब कार्य, ठीक है। तो देखिए, इसको रट करके कुछ फायदा नहीं, बस चीज़ों को समझनो कि क्या वहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन जो आपका, चीज़ें ऊपर भी मैंने बताया कि क्वालिटी होना चाहिए, जो क्वालिटी रहेगा वही तो फंक्शन बनेगा। तो चलिए एक एक करके फंक्शन को भी समझ लेते हैं। वह अपने जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट स्वयं करता हो, अधिक से अधिक चीज़ें खुद से ही करता हो, तथा डिसीजन भी आप खुद ही ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट सर्वे, अभी मार्केट सर्वे आगे आएगा। मार्केट सर्वे करके सही वस्तु स्थिति का अध्ययन करके उचित व्यवस्था का चयन करना, जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस है उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। और वह अपने उद्योग या जो भी संयंत्र है, ठीक है, उसका शेप और साइज स्वयं ही आपका सेलेक्ट कर रहा है, यानी नए जगह पर जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर जा रहा है वहाँ पर किस तरीके का लेआउट रखना है उसको खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और किस जगह पर ये आपका साइट बनेगा, यानी किस जगह पे आपका बिजनेस डेवलप होगा, वो भी खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा सामान कितने रुपए में बिक रहा है, कितना बिक रहा है, ठीक है। और ग्राहकों से लगातार कांटेक्ट करना भी उसका स्वयं का ही काम होना चाहिए। वह नई खोजों को भी तलाश में रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर जो उसकी क्वालिटी होगी लगभग लगभग उसी का फंक्शन होगा। तो बस नॉर्मल सी क्वालिटी समझना, वो फंक्शन आपको समझ में जाएगा, ठीक है। विभिन्न क्रियाकलापों के सामंजस्य स्थापित करना, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना, ठीक है। रॉ मटेरियल्स और उसकी फाइनेंस यानी जो भी बजट वगैरह है उसको समय पे देखते रहना। आइए, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चांसेस कम है, एक बार आप देख लेना कौन कौन से बैरियर्स हैं, ठीक है। नोट्स को आप, मैंने फिर से बता देता हूं, ज्ञान विद सचिन ऐप से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और भी मात्र 25 रुपीज़ में, ठीक है, एग्जाम तक। तो एक जो भी इंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या क्या जो है एरर्स आ सकते हैं उसको समझ लीजिए। जिससे पहला की है आपका टेक्निकल एक एरर आ सकता है। एरर से मतलब है कि उनकी बाधाएं, यानी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे टेक्निकल एरर है। इसमें क्या होता है टेक्निकली में, आपके पास बहुत सारे ऐसे मॉडर्न मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि आप छोटे इंटरप्रेन्योर हैं, उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जिस लेवल पे आपको इंडस्ट्री में पहुंचना है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं IMED पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका साथी हूँ, आपका भाई हूँ छोटा सा, ठीक है। अपनी काम को ऐसे चल रहा है, छोटा सा एक कह सकते हो कि एक बिजनेस है, चल रहा है। आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, हमें भी 2 रुपए का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब जैसे अभी मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा, टेक्निकल एरर ही खुद समझ सकता हूँ। अब उसमें 2 रीज़न है टेक्निकल एरर होने का, टेक्निकल प्रॉब्लम होने का, कि जैसे मेरा भी कोई फिक्स स्थान नहीं है, अभी 2 साल में झांसी में रहूँगा, फिर कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी, ये MBA वगैरह करने जाऊँगा तो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना कह सकता हूँ कि किसी स्टूडियो का सेटअप नहीं कर रहा। दूसरा नंबर, बजट का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेक्निकल एरर, अब वो आप इंडस्ट्री में मशीनरी के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। अब भाई अगर कोई LED के सामने आकर के बढ़िया से पढ़ाएगा तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो कह सकते हैं फैन फॉलोइंग, वो जल्दी से ग्रोथ करेगी। इसी तरीके से जब आप बेहतर चीज़ों को बेहतर तरीके से दोगे तो ज़रूरी है कि आप कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं चला सकते, जब आप कर रहे हो चीज़ों को तो थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है। दूसरा, फाइनेंशियल, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास अच्छा बजट रहेगा तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ करोगे। फाइनेंशियल इसके अंदर रटना पड़ना कुछ नहीं है यार लल्ला, कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं, बस तब देख लेना हेडिंग फाइनेंशियल, बस ठीक है। जान जाओ कि पैसा नहीं है भैया, चीज़ों को उसमें लिख देना है, ठीक है। अच्छा पैसा नहीं रहेगा तो अच्छी चीज़ नहीं ला पाऊंगा, अच्छी चीज़ नहीं ला पाऊंगा तो अच्छा धंधा नहीं होगा, अच्छा धंधा नहीं होगा तो अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, अच्छी प्रॉफिट नहीं होगी तो हमारी मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, राइट, खत्म। अगला, जब पैसा नहीं है तो भैया, जब ज़्यादा कहीं पे पूंजी है नहीं, जब ज़्यादा पूंजी नहीं है तो आपने पैसा लगाया, अच्छा काम नहीं हो पाया तो पूंजी क्या हो गई, लॉस हो गई।
अब जब ज़्यादा लॉस हो गया तो हमारी कैपेसिटी कम हो गई, फिर बाद में क्या होता है कि नौकरी करना पड़ जाता है, राइट। तो ये आपका लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी है। बहुत सारा लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सीधी सी है। सीधी सी क्या है कि भैया आपके पास उतना अच्छा पूंजी नहीं था, आपने जितनी थी उतनी लगा दी, प्रॉफिट नहीं हुआ, चीज़ें गड़बड़ा गई और आपका कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा सा वहाँ पे फेल हो गया, तो उसकी कैपेसिटी अपने अंदर नहीं होती, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। अब भाई नए नए जगह पे जाओगे तो नई नई चीज़ें होंगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं होता, क्योंकि इंटरप्रेन्योर का मतलब ही है कि नया आदमी, नया प्लेस, नई चीज़ें, नया बिजनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को नहीं पता होता, उसकी क्वालिटी क्या क्या रखनी है, कहाँ पे स्टोरेज करना है, और कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना आपके रॉ मटेरियल्स को लाना है, कौन कौन सा कह सकते हैं कि एम्प्लॉय कितना रखना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं पता रहती। इससे ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है, सारी मैनेजमेंट को बैठाने में दिक्कत आती है। आप नोट से पढ़ सकते हो, बाकी यही चीज़ है, लिखना यही है आपको, राइट। आइए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि आईएमईडी सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चीज़ों को समझना है, हेडिंग को जानना है, बाकी लिखना आपको खुद से ही है, कुछ नहीं, अपने दिमाग को यूज करते हुए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सपोज मैं पीछे वाले की बात कर लूँ, ऑर्गेनाइजेशनल एरर है, बस आपको समझ लेना है। अगला हमारा टॉपिक है सोले प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसमें कोई एक ही व्यक्ति इस चीज़ को करता है, चांसेस बहुत कम रहते हैं इस क्वेश्चन की। पार्टनरशिप जो है आपका ज़्यादा पूछता है, बस इसमें कुछ थोड़ी है, आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इस चीज़ को क्या करता है, संचालित करता है, एक ही व्यक्ति उस चीज़ को इन्वेस्ट करता है, एक ही व्यक्ति उस चीज़ को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करता है, यानी जो डिसीजन लेना होता है उसको अकेले ही लेना होता है, फाइनेंशियल चीज़ों को भी खुद से ही करना होता है, मैनेजमेंट भी खुद से ही करना होता है, और उसका ऑनर भी वो खुद होता है, और उसका बेनिफिट भी उसको खुद से ही मिलता है। ये चीज़ क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका सोले प्रोप्राइटरशिप। तो सोले प्रोप्राइटरशिप यही है, बाकी आप देख लेना चीज़ों को, ठीक है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको समझ लो, विशेषताओं को ही उसमें ऐड करना है, ठीक है। एक आदर्श संगठन की स्थापना में सरलता होनी चाहिए। सोले प्रोप्राइटरशिप वाले व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, जैसा कि मैंने बताया, और यह व्यक्ति ही व्यवसाय से संबंधित सभी फाइनेंशियल चीज़ों का ऑनर भी होता है, स्वामी होता है, ठीक है। इससे प्राप्त संपूर्ण लाभ ऑनर का ही होता है, और हानि हो जाए तो उसको ही उठाना पड़ता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति को पूंजी लगानी पड़ती है, तो चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आराम से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है कि अधिक लाभ लेने की जो है प्रेरणा होती है। मैं अकेले यूट्यूब चला रहा हूँ तो अकेले ही पैसा कमाऊंगा, है ना, दूसरे लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो वो भी ज़्यादा उनका शेयर हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। सारी चीज़ों का डिसीजन लेने में और सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। कंट्रोल भी अपने आप पे रहता है, ठीक है। सारी चीज़ें की गोपनीयता बरकरार रहती हैं, और खुद को रोजगार देना एक कह सकते हैं कि सोले प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आता है। हानि क्या होती है, सीमित पूंजी रहती है। कंटिन्यूटी, अकेले भाई हर एक चीज़ नहीं कर सकते। अब जैसे कोई सा भी चीज़ है, कितना कर सकता है आदमी, एक लिमिट के अंतर्गत रहता है चीज़ें, ठीक है। सीमित आकार रहता है, और प्रबंधन में सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना का एक अभाव रहता है। आइए पार्टनरशिप के ऊपर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप, और सोले प्रोप्राइटरशिप भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन पार्टनरशिप को भी समझ लीजिए। पार्टनरशिप में क्या होता है मेरे प्यारे से, तो बहुत इजी है, ध्यान से सिर्फ आप इसको सुन लीजिएगा, ध्यान से, बहुत बहुत आराम से, इसको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक लोग होंगे, दो या दो से अधिक लोग होंगे, तो उसका लाभ भी जो दो लोगों में जाएगा, ठीक है। हानि भी दो लोगों में जाएगा, राइट। उसका लाभ भी दो लोगों में जाएगा, हानि भी दो लोगों में जाएगा। इसमें एक आदमी अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को नहीं चला सकता, दो लोग उसको करेंगे, ठीक है। दोनों लोगों का जितना शेयर होगा उस हिसाब से उतना ही आप लोगों को उतना % लाभ होगा, ठीक है। जिस प्रकार के व्यापार में दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं और आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड पेपर भी होता है, कितना आप % पैसा लगा रहे हो, कितनी चीज़ें कर रहे हो, वो सारी चीज़ें एक बॉन्ड पेपर पर साइन होती हैं, ठीक है। कितने समय के लिए लगा रहे हो। जो व्यक्ति व्यवसाय में भाग लेते हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है, और संस्था को क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं, ठीक है। अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 और दूसरे व्यवसाय के लिए 20 रखी गई है। आइए पार्टनरशिप का हम एडवांटेज समझ लेते हैं। इसमें किसी भी वैधानिक कार्रवाई के प्रारंभ के किया जा सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबल रहता है, चीज़ों को करना बहुत आसान है, तुम वो चीज़ देख लो, हम ये चीज़ देख ले रहे हैं, फटाफट से हो जाता है, ठीक है।
दो लोग हैं तो दोनों लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से अलग अलग योग्यताओं के आधार पे वो चीज़ें बहुत आराम से करने में आसानी होती है। ठीक है, अब भाई दो लोग हैं तो पूंजी भी अधिक लगा सकते हो, और दो लोग हैं तो निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है, एक अच्छा डिसीजन बन सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक लिमिट में दायित्व रहता है सबका। ठीक है, कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और कोई भी जो शेयर है, ठीक है, वो अपना बेच सकता है। ठीक है, कोई पार्टनर क्या करे, ज़्यादा कमा करके साइड हो जाता है, तो वो भी बहुत एक दिक्कत वाली बात है। पार्टनर अगर मर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ का बॉन्ड पे साइन होता है कि अब इसके बाद ये दूसरे वाले का ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज के रूप में भी आती हैं। अगला है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया 20 मिनट के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 अगर समझ में आ गया आप सभी को तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करके बताइएगा यार कि हाँ चीज़ों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही यार नहीं आ रही, रटने की ज़रूरत तो नहीं है चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, जैसे आप कोई सभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, उसका हमें एक क्या कहना होता है, लेखा जोखा रखना होता है, एक एनालिसिस रखना होता है, एक मूल्यांकन रखना होता है। ठीक है, तो वो सारे जो डाटा होते हैं वो एक रिपोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, जहां आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हो, तो वो रिपोर्ट जहां पर आपने किसी भी प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, उसका सारा एनालिसिस एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होता है। उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन जो है वो हर एक बिजनेस, ठीक है, कोई सा भी बिजनेस हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है, उस व्यापार की एक तस्वीर के बारे में, एक कह सकते हैं कि पूरा एनालिसिस के बारे में एक विवरण देता है। ठीक है, कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ इतना लगेगा, इतना चीज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी संभावना, ठीक है, संभावना का मतलब होता है कि एक डाटा आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि ये चीज़ इतना होने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर संभावना वर्ड यूज कर रहे हैं, कि एक संभावना का पता लग जाता है, चाहे वो छोटा व्यापार हो चाहे वो बड़ा व्यापार हो, और छोटे व्यापार करने वाले लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक जो एंटरप्रेन्योर हैं इसके बारे में जानकारी रखता है, और कोई सा भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आर्थिक, तकनीकी और वित्तीय प्रबंधकीय सभी पहलुओं पर जानकारी शामिल होती है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सिर्फ पैसे पैसे की बात होती है, नहीं, आपका क्या टेक्निकल सब कुछ चल रहा है, कौन सी मशीन है क्या नहीं है, फिर कितना पैसा कहाँ पर आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ही आपका मैनेजमेंट किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आपके जिस जगह पर जिस प्लॉट पे आपका काम चल रहा है वो भी मेंशन होता है, उस बिल्डिंग के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, उसकी निर्माण करने में कितना पैसा लगा, मशीन लाने में कितना पैसा लगा, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, ठीक है, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल की क्या कीमत है, कितना स्टाफ का पैसा जा रहा है, कितना मार्केटिंग के लिए करना पैसा जा रहा है, बिजली पानी, ठीक है, सबके खर्च को बताता है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आप लोग समझ गए, अब तो अंदाजा हो गया, कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको सीधा सा लिखना है कि जितना भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितनी सारी चीज़ें खर्च हो रही हैं, उसी का पूरा लेखा जोखा करना है। अब आपको इसको एक डेढ़ पन्ने के अंदर आपको खुद से बना करके चीज़ों को लिखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिबिलिटी जो है एक कह सकते हैं कि फिजिबल एरिया जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर क्या आएगा। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि कोई सा भी इंडस्ट्री हो, उसको टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उस उपकरणों से हमें क्या होना चाहिए कि परिपूर्ण होना चाहिए, यानी वो हमारे पास सारे उपकरण मौजूद हों। इसके साथ साथ ही वो उस उपक्रम का जो स्थान है, यानी उस इंडस्ट्री का जो प्लेस है, उसका शेप एंड साइज, लेआउट, कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना भी इसके अंतर्गत आता है। इन सभी का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। बिल्डिंग लेआउट है, साइज ऑफ प्लांट है, नीड ऑफ स्किल लेबर, यूज ऑफ बेस्ट मटेरियल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर आपको सारी चीज़ों को फाइनेंशियल तरीके से जांच करना है कि कौन सा पैसा कहाँ पर यूज हो रहा है, सारी चीज़ें
हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उस सब के बारे में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर आता है। और फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर कितना बेचा गया, कितना आया, ठीक है, कौन सा मटेरियल कितना सस्ता है, कितना महंगा है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट रेट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, उन सब के बारे में होती है बातचीतें। आइए, कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, ठीक है, कॉमन एरर पूछ सकता है। वैसे चांसेज इस बार इसके नहीं है, ठीक है, बट मैं अपने तरीके से देख ले रहा हूँ। आइए, एक कॉमन एरर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में, कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसके कौन कौन से एरर हो सकते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन, ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसका डिमांड है कि नहीं है, उसका भविष्य में डिमांड होने वाला है नहीं, उसके बारे में आपको जानना है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि क्षमता के उपयोग का आकलन, ठीक है, अब इसमें क्या है कि मार्केट का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ठीक है, मार्केट में चीज़ें कैसी चल रही हैं, उस चीज़ का आपका जिस कह सकते हैं कि अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस को आंकना यहाँ पर, ये इसके अंतर्गत आता है। मार्केट स्टडी, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, किस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको जानना। टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं, सीएनसी मशीनें आ रही हैं, उनसे ज़्यादा चीज़ें हो रहा है, कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप जहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को लगा रहे हो, ठीक है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग वहाँ पर आना पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, आप चीज़ों को भेज पाओगे नहीं भेज पाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री है तो वहाँ पे सारा आवागमन होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी एम्प्लॉय भी काम करता है तो वो भी देखता है कि यहाँ का माहौल किस तरीके से है, ठीक है, तो वो चीज़ का भी देखना है। और फिर ओनरशिप के प्रकार का चयन, ये तो आपको ओनरशिप के बारे में बताता है। तो अपना जो भी दूसरा चैप्टर था वो चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम तीसरे वाले चैप्टर के ऊपर, वो है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आप सभी को मैं बता दूं कि हम उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है, हम उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, वो चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ना कि हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप सभी को इस चैप्टर जैसे कि तीसरा चैप्टर यहाँ पर लिखा है, तो उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर मैंने आगे, कुछ चैप्टर पीछे नोट्स में दिया है, बट चीज़ें जितना मैंने बता रहा है उतना ही आपको करना है। जैसे कि पिछला जो चैप्टर था वो मे बी तीसरा चैप्टर हुआ होगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरीके से अपने इंडिया में लाया जाए, या जहाँ पर भी किसी भी देश में, ठीक है, एनवायरनमेंट को किस तरीके से डेवलप किया जाए, स्पेशली इंडिया में, तो उसके बारे में बताया गया। जैसे कि हमारे देश में अपने आर्थिक विकास यानी फाइनेंशियल हम अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएं, उसके लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है, वहीं से टैक्स आएगा और वहीं से चीज़ें आगे होंगी, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो जो इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे देश में 1991 में प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने से क्या होता है कि एक बेहतर आपको माहौल मिलेगा, एक बेहतर बिजनेस का इन्वायरमेंट मिलेगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, बैंकिंग, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इस्पात आदि को अब निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। जिससे क्या होगा, जैसे इसका मतलब सीधा सा ये है कि हर एक चीज़ गवर्नमेंट ही नहीं करना चाह रही, आपको भी मौका दिया जा रहा है, आप करो, बेहतर चीज़ बना करके आप दो मुझे, और उसका जो भी आपका टैक्स वगैरह लगता है उसे पे करो, और अपने बिजनेस को भी आप डेवलप करो। विदेशों से व्यापार पूंजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। व्यापारिक प्रवेश की जांच करने के अंतर्गत हम मुख्यतः उन कार्यकारी परिस्थितियों की जांच करते हैं जिनमें कोई व्यापार कार्य करता है। व्यापारिक प्रवेश को हम मुख्यतः 6 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटेक्निक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपके राजनीतिक तरीके से डेवलप की जाती है, राजनीतिक तरीके से उसको नेतृत्व किया जाता है, उसका कह सकते हैं कि कार्यभार संभाला जाता है, जहाँ पर वो इंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए मौका देता है। अगला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपको आर्थिक तरीके से लोन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे आपका क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप एक बिजनेस में अपने आप को बढ़ावा दे। सामाजिक तौर पर
सामाजिक तौर पे कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से आपको समाज देख रहा है और आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं, उस तरीके का व्यवहार जो होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत। टेक्निकली टेक्निकली जैसे कि बहुत सारी आपकी मशीनरी हैं, बहुत सारे आपके क्या नाम है एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाना है, तो उस सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और कानून कानून की हर एक विधियों को आपको पालन करना होगा। और सांस्कृतिक का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि कई सारी चीज़ें, हर एक चीज़ टेक्निकली ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ को कल्चर के अकॉर्डिंग देखना है। कल्चर भी अगर आप कल्चर को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक और आपको देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मार्केट सर्वे वो हमारा अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए, बट वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। मार्केट सर्वे का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई सा भी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, कोई सा बिजनेस कर रहे हो तो उसका फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें उसको देखो कि इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल कैसे कितने का आने वाला है, ठीक है, रॉ मटेरियल के साथ साथ इसको आप देखोगे किस चीज़ की डिमांड कितनी है, ठीक है, डिमांड सप्लाई देखोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक मार्केट सर्वे के अंतर्गत आता है। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है, ठीक है, कोई भी एक इंटरप्रेन्योर जो है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को देख करके ही काम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जो इंटरप्रेन्योर है वो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ाएगा कि आपको मशीन कौन सी खरीदनी है, ठीक है, वो मशीन जो मार्केट में मौजूद है उसको बेहतर ढंग से हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपका रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह कितना लग रहा है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपको मशीनरी के बारे में भी पता होना चाहिए, मशीनरी के बारे में कि कौन सी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स वगैरह, उसका मेंटेनेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, जो जो आप नई मशीन लॉन्च कर रहे हो उसके बारे में। उसके साथ साथ ही आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट के साथ साथ जितने का हम सामान ले रहे हैं कितने का दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया कि डिमांड और सप्लाई भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और किस चीज़ को कितना हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये मार्केट सर्वे के अंदर आता है और इसको बस इतना ही ओवरव्यू आप लोगों को जानना ज़रूरी था। बाकी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने जहाँ भी एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इतना टॉपिक है, आप देख भी सकते हो इसको। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। आइए, अगला चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही, मैराथन सेशन की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। क्या बता दिया था मेरे प्यारे साथियों कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी ही पूछी जाएंगी। जैसे इंटरप्रेन्योर एक चैप्टर है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, तो इंटरप्रेन्योर के बारे में पूछेगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी आप आते हैं, मैनेजमेंट भी आपका एक सब्जेक्ट का पार्ट है, तो मैनेजमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी क्या कहते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि इस कार्य को बेस्ट और सबसे कम व्यय में उत्पन्न करें। मतलब मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि हम जो भी इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब ये है कि कितने मैन पावर रखने हैं, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कौन मोस्ट इफिशिएंट एम्प्लॉय है जिसको इस जगह पे लगा दें तो हमारी लाइन एकदम क्लियर रहेगी। इन सब चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है, यानी अपना बेस्ट दिखाना है। उसी चीज़ को हम कहते हैं आपके मैनेजमेंट। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम लॉस हो, चाहे वो टाइम का लॉस हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, वो सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए। जेम्स लुंडी के अनुसार क्या है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को प्लानिंग करना, ठीक है, और उसको प्रोत्साहित करना और उसका कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। तो कोई भी एक विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है कि कोई सा भी एक विशिष्ट प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना है, एक अच्छे से प्लान करना है, उसको जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना है और फिर उसको कंट्रोल करना है। ये आपका मैनेजमेंट का काम है। अगला है हेनरी फाइल के अनुसार फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान लगाना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना और सही डायरेक्शन में चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, एक कोलैप्स करना, चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करना ही आपका क्या कहलाता है, मैनेजमेंट का काम कहलाता है, ठीक है। देखेंगे
तो यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम बना हुआ है, कितना इनपुट जा रहा है, फिर प्लानिंग, डायरेक्शन और फिर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को, एक ब्लॉक डायग्राम को ज़रूर बनाइए, अगर बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प मिलेगी। मैनेजमेंट एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल द्वारा मानवीय संसाधनों में क्या किया जाता है, पूर्ति की जाती है। तो चलिए हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं कि एक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। प्रबंधन मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक, कह सकते हैं कि एक साधन है। और अगला है, यह आर्थिक संसाधनों का दक्ष प्रबंधन होता है, मतलब जितना हमारे पास पैसा बचा है, ठीक है, जितनी हमारे पास पूंजी है, जितने हमारे पास लेबर है, ठीक है, उनको किस तरीके से यूज किया जाए कि हम अपना उसमें से बेस्ट दे पाए, उसको ही कहते हैं हम अपना आर्थिक संसाधनों का एक मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ प्रबंधन एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन तथा कंट्रोल का समावेश होता है। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल, गतिशील होने का मतलब है कि हमारा जो भी मैनेजमेंट हो एक इफ़िशिएंट मैनेजमेंट हो, और जो चीज़ें हो, कोई यहाँ पे काम कर सकता है तो कोई वहाँ पर काम कर सकता है, सभी एक दूसरे को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए चलें। कोऑर्डिनेशन जो है एक प्रबंधन की, कह सकते हैं, आत्मा है। मैनेजमेंट ग्रुप में होता है, और मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप में होता है, अर्थात विभिन्न समूहों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक एम्प्लॉय दूसरी जगह पर के अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट के पास पर्याप्त अधिकार होता है। पर्याप्त अधिकार होने का मतलब यह है कि कौन सा काम कहाँ पर कराना है, उस चीज़ों को वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो उसको आदेश देता रहता है। ठीक है, मैनेजमेंट निर्णय लेने वाला होता है। ठीक है, तो मैनेजर्स को निर्णय लेने का अधिकार होता है। मार्केटिंग मैनेजर जो होते हैं वो निर्णय लेता है कि कब कौन काम कैसे बाजार में जाएगा, कब क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताना। और मैनेजमेंट क्या है, एक पेशा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग एमबीए करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो नहीं करने वाले, बीटेक करने के बाद हो सकता है आप एमबीए करने के जाएँ, है ना, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक तरीके से आपका ये एक मैनेजमेंट जो है कह सकते हैं कि व्यवसाय है। मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से फंक्शन, यानी कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से इसके कार्य हो सकते हैं। तो पहला, प्लानिंग करना, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लानिंग वर्ड आपको पता चल गया, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सोचना। ठीक है, फिर कब कौन सा काम कहाँ पर होना है, कितने एम्प्लॉय कहाँ से लगने हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, कौन कौन से मेथड अपनाने हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, कौन सा मशीन कहाँ पर रहेगा, कौन सी मशीन को कितना देर यूज करना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, उसी चीज़ की प्लानिंग करना ही आपका कहलाता है मैनेजमेंट का फंक्शन। पहला, प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य हो सकते हैं। प्लानिंग से क्या होता है कि एक फोरकास्टिंग हो सकती है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। इससे परफॉर्मेंस के जो है स्टैंडर्ड तय किए जा सकते हैं। इससे इफिशियंसी में वृद्धि होती है और इसे बजट बनाने में भी मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल भी बैठाने में मदद करता है। अगला आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संगठन। ठीक है, संगठन का मतलब होता है कि एक टीम के अंदर सारी चीज़ें फुलफिल रहें, एक दूसरे का सब कुछ एक दूसरे से बनता रहे, यही चीज़ संगठन के अंतर्गत आती है। संगठन में क्या होता है कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो फर्म है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर का तैयार करने का मतलब यहाँ पर 15 लोग काम करते हैं तो 15 लोगों का एक स्ट्रक्चर है कि ये आपका वेल्डिंग कर लेता है, ये सीमिंग कर लेता है, ये सारी चीज़ें का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कार्य, जैसे कि मैंने बताया कि ये अलग अलग सब कार्य करते हैं तो कार्य आवंटित कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत फर्म में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का पहचान कर समूहबद्ध करना, उन्हें कर्मचारियों में विभाजित करना और उनके अधिकारों को, उनके जो जिम्मेदारियां हैं उनको देना, इसका काम है। ठीक है, यह व्यक्ति कार्य तथा संसाधनों का मध्य एक संबंध स्थापित करता है। संगठन जो है एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें प्रत्येक अधिकारों की सीमा जानता हो तथा अपनी उत्तरदायित्व को पहचानता हो। यानी वो अगर वेल्डिंग कर रहा है तो वो अपनी सारी चीज़ों को जानता है कि किस तरीके से होना है और उसको जानता है। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों की नियुक्ति करना। नियुक्ति करने का मतलब कौन से एम्प्लॉय कम है, कितना ज़्यादा है, कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख करके आना है। डायरेक्शन देना, निर्देशित करना। निर्देशित करने का मतलब यही होता है कि आप किस चीज़ को कहाँ पर करने वाले हैं। एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, मैनेजर जो होता है, वो सारी चीज़ों को कर्मचारियों को बताता है। वो खड़े होकर के, या आप डिप्लोमा स्तर पे अच्छी नौकरी करेंगे तो आप सुपरवाइजर के पोस्ट पे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऊपर एक एचओडी होता है, एचओडी के ऊपर एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर जो है एचओडी को सारी चीज़ें बताता रहता है। मैनेजर
जो HOD है वो बीटेक वाला होता है, फिर आप डिप्लोमा वाले रहते हैं अगर सुपरवाइजर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को, जो भी मैन पावर काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देंगे, ठीक है। मोटिवेशन देना, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि लिखने की या बताने की ज़रूरत है, ठीक है। मानसिक क्षमता को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, जिसे इंसेंटिव के रूप में भी हम बोलते हैं, ठीक है। इंसेंटिव के बारे में जानते होंगे कि अगर आप क्या नाम है इस महीने में क्या नाम है एक भी छुट्टी नहीं करेंगे तो आपको 1,000 रुपये बोनस दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि लोगों को अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये सारी चीज़ें किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल करना जैसा कि मैंने बता भी दिया कि कंट्रोल करना क्या होता है, चीज़ों को मैनेज करना ही कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ऊपर चर्चा हो गई। चलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवसाय से संबंधित समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना की चेष्टा की जाती है, ताकि सभी संसाधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग करके न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ गुणवत्ता का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है कि सब काम हमारे पर अच्छे से तरीके से हो जाएं, सभी काम एक सिस्टम से हों, और हमारा जो कास्ट है, जो वेस्टेज है वो अधिक से अधिक ना हो, जिससे हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आइए ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो व्यक्तियों का छोटा अथवा बड़ा समूह होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग आगे भी पढ़ोगे लीडर के बारे में, तो एक जो अच्छा लीडर होगा वो अपने जो भी टीम है, जो भी ग्रुप है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखता है। यह कार्य और जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को बढ़ाता है, और जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है उसको हासिल करने की तरफ एक प्रोसेस को आगे बढ़ाता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यह अधिकार एवं जिम्मेदारी के मध्य संतुलन बनाता है और समूह के प्रयासों को नियंत्रित करता है, यानी सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए, बैलेंसिंग करते हुए जितने भी टीम है उनके जितने भी हार्ड वर्क है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। आइए अगला हमारा टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कंसीडर है कि नहीं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन था और आपका मैनेजमेंट था। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, 100% चीज़ों को मेंटेन करके जाना है एग्जाम में, तो आप आराम से नोट्स से परचेज कर सकते हो, नोट्स से पढ़ सकते हो। 25 रुपये का नोट्स है जो कि आपको ज्ञान विद सचिन ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो चैप्टर है लीडरशिप। लीडरशिप 100% पूछे जाने वाला एक टॉपिक है, मोटिवेशन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी वे में, रटना तो है नहीं, मैंने पहले बार बार समझा रहा हूँ कि रटने से कुछ फायदा नहीं। इस चीज़ों को जान लो बस, उसके बाद चले जाना, लिख के आ जाना, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, बैक नहीं आता आपका। यहाँ पे जनरल मार्किंग होती है। लीडरशिप से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति विशेष के उस ट्रिक या स्किल से, ठीक है। लीडरशिप क्या है? किसी एक विशेष व्यक्ति का ऐसा गुण है, ठीक है, एक ऐसी स्किल है जो अपने अन्य व्यक्तियों को अपना फॉलोअर बना लेता है, ठीक है। सपोज मैं हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए, तो कुछ ऐसा स्किल हो जिससे भी आप जुड़े हो, ठीक है, तो आप उससे जुड़ जाते हो, ठीक है, उसका फॉलोअर बन जाता हो, तथा उनसे अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य भी कराने में सफल हो जाता है। जब वो आपको पसंद करने लगेगा, चीज़ों को करने लगेगा, तो जो भी आप कहोगे वो डेफिनेटली उस चीज़ को मानने वाला है। तो लीडरशिप एक ऐसा गुण है। बर्नार्ड जी हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि लीडरशिप यानी नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का एक व्यवहारिक गुण है, ठीक है। एग्रेशन में कुछ नहीं कर सकते, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित व संगठित करके कार्य कराने में सफल हो जाता है, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करता है, यानी उनको नई नई चीज़ें भी सिखाने में मदद करता है, और उसे क्या करता है, इम्प्रेस करके अपने सारे काम को निकाल लेता है, ठीक है। आइए डोनेल जी हैं, इनका भी देख लीजिए। ये सब जो वो डोनेल है और आपका बर्नार्ड है, ये लिखने से क्या होता है ना, एग्जामिनर को पता हो जाता है कि डेफिनेटली इसको अच्छे से डेफिनेशन पता है, ठीक है, तो बस वो देखता नहीं है, नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये वर्ड से याद रखने चाहिए। बाकी तो लीडरशिप क्या है उसको आपको बना करके लिखना, रट के थोड़ी जाना है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में उचित अवसर पे, ये सब थोड़ी करना, ठीक है। कोई सी भी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है जहां पर आपका मेन आदमी नहीं है, जो मैनेजर था, ठीक है, तो आप एक लीडर बन करके, ठीक है, किसी को भी प्रेरणा दोगे कि हाँ नहीं सब कुछ सही है, उसको एक मोटिवेशन दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो एम्प्लॉय प्रभावित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लीडरशिप कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक अब लीडरशिप के हम क्या नीड्स हैं उसको समझते हैं। तो देखिए लीडरशिप कर्मचारियों में क्या संतोष देता है कि जो है वो संभालेंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। एक विश्वास देता है, एक सेफ्टी महसूस कराता है, ठीक है। कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लीडरशिप जरूरी है।
कंपनी के प्रति कर्तव्य परायणता, मतलब एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए कंपनी के प्रति, उस प्रकार की भावना को उत्पन्न करने के लिए लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। टीम भावना, यानी सब एक ही है, मेरी कंपनी है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने के लिए भी लीडरशिप जरूरी है। कर्मचारियों में काम करने के लिए एक स्फूर्ति, एक एनर्जी जरूरत होती है, उसके लिए भी लीडरशिप की जरूरत है। आपके इंडस्ट्री के जो भी उद्देश्य हैं उसको पूर्ति करने के लिए एक लीडरशिप, एक संघर्ष करने वाला आदमी होना चाहिए, वो एक लीडरशिप के अंतर्गत होता है, एक लीडर के अंदर होता है। कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगाव में वृद्धि या इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए भी लीडरशिप जरूरी है। कंपनी के निर्धारित नीतियों के सफल पालन के लिए भी लीडरशिप की जरूरत है, और एक बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए भी लीडरशिप की जरूरत है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने 7-8 पॉइंट आपको बताए, अब आ जाता है कि लीडर के गुण बताओ। अब लीडरशिप अगर आपको पता है तो लीडर के गुण लिखने में क्या दिक्कत है, बताइए। अब जैसे यहां पर लिखा है कि लीडरशिप कर्मचारियों में कार्य करने के लिए एनर्जी उत्पन्न करने के लिए लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। तो लीडर क्या करेगा, कर्मचारियों में कार्य करने के लिए एनर्जी प्रदान करेगा। कर्मचारियों में हीन भावना को उत्पन्न करने का काम है लीडर का। तो लीडरशिप आपको पता है तो लीडर लिखना, यानी लीडर आ गया है तो लीडरशिप आपको पता होनी चाहिए, लीडरशिप आ गया तो लीडर आपको पता होनी चाहिए। मतलब चीजें एक ही हैं, खुद से समझने की चीजें हैं और आराम से लिख करके आनी चीजें, ठीक है। आई थिंक मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ में आ गया। अगर मैं लीडरशिप के कार्य के बारे में बात करूं, फंक्शन के बारे में बात करूं, तो सबको एकत्रित करने वाला होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चीजें हैं उनको पूरा करने, एक एकत्रित होकर के काम करना है, उसके अंदर टीम भावना करना है, ठीक है। सबके बीच में रह करके एक ऐसी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कि हाँ तुम इसका करो, तुम ये करो, तुम वो करो, वो सारी चीजें वो बताता रहता है। एक वर्क इन्वायरमेंट को डेवलप कर देता है। एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है कि हाँ ये कैसे होगा तो उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। और भी काम है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट वर्कर के मध्य संपर्क बनाना है, मोटिवेशन देना है, पावर का यूज करना है, ठीक है। अब लीडर के क्या क्या नेतृत्व के तरीके हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लीडर के तरीकों के बारे में समझ लेते हैं। यही सारी चीजें आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएंगी। किसी लीडर विशेष के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीकों को ही लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो किस तरीके से काम कर रहे हो उसी को हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। कोई भी लीडर किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब अपने कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करता है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, वह अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों का कैसे भी निर्वाह करता है, यह व्यवहार ही उसका स्टाइल कहलाता है। और लीडर का जो स्टाइल है और व्यवहार है ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक सदस्य उससे इंप्रेस रहे, उससे प्रभावित रहे। तो ये हो गया स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। कुछ स्टाइल जैसे दिया गया है, जैसे सत्ताशील तरीका, ठीक है। सत्ताशील तरीका का मतलब है कि वो आपके बीच में रह करके सारी चीजों को डिस्कस करेगा, ठीक है, और आपको सारी चीज एक लीडर बताता रहेगा, तो एक सत्ताशील तरीका उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप समझ में आ गए। अब आता है आप सभी का अगला टॉपिक, मोटिवेशन, ठीक है। इसी में आपका मोटिवेशन भी आता है। मोटिवेशन जो है नोट्स में ऐड नहीं है, लेकिन मोटिवेशन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मोटिवेशन को आप सुनिएगा। मोटिवेशन क्या है कि किसी भी एक पर्सन के अंदर, ठीक है, सपोज आप इस समय वो पर्सन है, आपको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन दिया जाता है, यानी आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिससे आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक है, काम करने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। यानी मोटिवेशन एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी पर्सन के अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, जिससे वो अपने सामर्थ्य मतलब अपनी क्षमता, ठीक है, अपनी क्षमता को क्या करता है, पहचानता है, और फिर वह अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ क्या होता है, अग्रसर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मोटिवेशन। क्या समझ में आया मोटिवेशन से मेरे प्यारे साथियों, कि मोटिवेशन किसी पर्सन की ऐसी एक खूबी है जिसको मोटिवेट किया जाता है, यानी हम किसी पर्सन को एक ऐसा सोर्स दे रहे हैं जिससे उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जा रही है, इच्छा शक्ति जागृत हो जा रही है, और वो अपने सामर्थ्य यानी क्षमता को पहचानता है, और फिर वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ क्या होता है, अग्रसर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मोटिवेशन, राइट। आपको मोटिवेशन के बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगी,
बुक वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मोटिवेशन को इस तरीके से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कार्य करने के लिए जो भी हमें इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहा हूँ मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। मोटिवेशन आपको समझ जाएंगे। मोटिवेशन क्या है? एक आपका माइंड का एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंतर्गत क्या होती है कि कुछ शक्तियाँ रहती हैं जो छिपी हुई रहती है। जब वो चीज़ को हम बताते हैं तो वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जिससे आपका सामर्थ्य अच्छा हो जाता है और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हो। तो ये एक मोटिवेशन की परिभाषा थी जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आशा करता हूं कि समझा पाया होऊंगा। तो आशा है कि आप मोटिवेशन के बारे में लिख पाओगे। लेकिन अब मोटिवेशन आएगा कैसे? मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कैसे? कंपनी के अंदर कैसे आएगा? ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अवार्ड। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, इस चीज के लिए अवार्ड आपको दिया जाएगा, तो उससे आपको मोटिवेशन आएगा। ठीक है। दूसरा, सैलरी क्या किया है? आपकी बढ़ा दिया जाए। कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों, कहीं से भी रट कर, कहीं से भी देख कर के चीजों को नहीं बता रहा हूं, जो हमारे दिमाग में आ रहा है वही बता रहा हूं, और वही आपको करना है कि कल जब आपके दिमाग में जब भी पेपर होगा, जो दिमाग में आए वही लिखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अवार्ड वगैरह दिया जाए तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। सैलरी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो आपको मोटिवेशन आएगा। अगर पोस्ट जो है आपकी, यानी आपका जो लेवल है उसे बढ़ा दिया जाए तो आपका मोटिवेशन आएगा। राइट, इतनी चीजें हैं। उसके साथ साथ ही आपसे मानसिक तरीके से, अच्छी तरीके से व्यवहार किया जाए, ठीक है, तो वहां पर भी आएगा। और उसके साथ साथ ही आपको इंसेंटिव वगैरह दिया जाए। ठीक है, इंसेंटिव वगैरह का मतलब होता है मेरे साथियों कि आपको पैसे के रूप में कुछ चीजें दिया जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ठीक है, आपको कुछ अलग से सुविधाएं दिया जाए। जैसे सुविधाओं का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको जैसे छोटी मोटी कंपनियां जो होती हैं वहाँ पे कहते हैं कि जो वर्कर होते हैं उनको रूम दे दिया जाता है कि हाँ तुमको रूम मिलेगा। ठीक है, कैंटीन की सुविधा दी जाती है कि कैंटीन आपका फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें दी जाती हैं उसके क्या होता है, आपका एक कंपनी के प्रति मोटिवेशन आता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को छोटे से पोर्शन में मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आप मेरी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला चैप्टर, जैसे कि मैंने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिख रखा है, उसके बाद अगला चैप्टर वर्क कल्चर है जो कि आगे आएगा, लेकिन ये चीज़ समझ लेते हैं। तो इसमें आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आप अपने पासबुक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप अगर 100 रुपये निकालते हैं, ठीक है, तो एक तरफ देखेंगे कि क्रेडिट और एक तरफ डेबिट होता है। ठीक है, तो 100 रुपये अगर आपने वहां पे निकाला तो दूसरी विपरीत जगह पे, एक जगह पे निकाला और एक जगह पे जमा करा, इस तरीके से वहां पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसी चीज को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब बही खाता की एक ऐसी पद्धति है जिसके नाम डबल एंट्री सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी खाते की प्रत्येक एंट्री के साथ किसी दूसरे खाते में एक एंट्री होना, उसके विपरीत एंट्री होना जरूरी है। मतलब एक जगह पे पॉजिटिव एंट्री हो रही है और एक जगह पे नेगेटिव एंट्री हो रही है, यानी 100 रुपए की कमाई को दर्ज करने के लिए 2 एंट्री आवश्यक है। ठीक है, चलिए, कैश खाते में 100 रुपए डेबिट एंट्री होगी और इनकम खाते में 100 रुपए क्रेडिट एंट्री होगी, जैसा कि मैंने बताया पासबुक की कंडीशन। ठीक है, अब आइए डबल एंट्री सिस्टम के कुछ नियम वगैरह हैं, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाते, ठीक है, और इसमें व्यक्ति को लिया जाता है, फिर लाभ प्राप्त करने वाला, क्रेडिट लाभ देने वाला, ये बैलेंस शीट पे एंट्री होती है। ये सारी चीज़ें हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के कई सारे कह सकते हैं कि प्रमुख भाग हैं, जिसमें प्रारंभिक लेखा होगा एक, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और फाइनेंशियल अकाउंट होगा। फाइनेंशियल अकाउंट में व्यापार खाता होगा, आय व्यय खाता होगा और स्थिति विवरण होगा। ठीक है, आइए जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड करना, बहुत सारे लोग ट्रेड करते होंगे इस समय, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टर जो होता है या ट्रेडर पैसा जमा करता है, और यह ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर या ट्रेडर के जो भी आपके डीमैट अकाउंट है उससे क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। डीमैट अकाउंट का मतलब यह है कि आपका जहां से ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उससे लिंक कर दिया जाता है, और फिर शेयर बेचने पर, ठीक है, डीमैट अकाउंट में से शेयर निकल जाता है तथा शेयर खरीदने पर शेयर डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। यह है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वर्किंग समझेंगे, बहुत इजीली आप लोग करते होंगे, उसी चीज़ को बना करके लिख भी देंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर या ट्रेडर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। कोई सा भी, जैसे ड्रीम 11 पे आप लगा रहे हो तो पहले अपने उसमें जो है जो पैसा अपने खाते से काट करके उसमें जमा करोगे। शेयर को खरीदने या बेचने के लिए दाम देखते हैं, जैसे कि देखिए 49 रुपये ड्रीम 11 पे है तो देख लिया। इसके बाद शेयर के दाम के हिसाब से खरीदारी या बेचने का ऑर्डर रखेंगे, और फिर यह ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर पहुंचती है और 49 रुपये का आपने ड्रीम 11 लगा दिया। इस तरीके से है ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का है, मैंने ड्रीम 11 का तो कर दिया। वैसे मैं लगाता नहीं, बहुत सारे सोचेंगे कि मैं क्रिकेट वगैरह की बात करता रहता हूँ तो लोग कहेंगे कि मैं ये सब नहीं करता, मैं तो बस इंडिया का फ़ैन हूँ, बस और कुछ नहीं। वो भी ये लोग हार जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा से शेयर की खरीदारी बहुत ही आसान हो गई है। यानी अब आप घर बैठे सारी चीज़ों को कर पा रहे हो, तो बहुत आसान तो हो ही गया है। ठीक है, शेयर को खरीदने को लेकर पैसा काटना और जमा करना सभी ऑटोमेटिक हो गया है। भेजा गया ऑर्डर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है और एक मोबाइल से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और अगर आप सभी से कुछ होगा तो देखिए, इसमें पीएलए अकाउंट बैलेंस शीट के बारे में है। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, इसमें एक टॉपिक और आता है मेरे प्यारे साथियों, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने देख लेना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नोट्स के अंदर अगर देखता हूँ होगा तो ठीक है, देख लेता हूँ। देखिए, बैलेंस शीट हमारे एक लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है और 9 दोनों को मैंने मिक्स लिख दिया था। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पर आ गया है। तो बैलेंस शीट जो है कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कुछ नहीं, पहले बैलेंस शीट को ओवरव्यू लेंगे, फिर बैलेंस शीट को अच्छे से आप जान पाओगे। बैलेंस शीट में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि कोई सी भी कंपनी, ठीक है, कोई सी भी कंपनी की कितनी पैसे हैं, कितना उस पर कर्जा है, कितना उस पर शेयर वाले हैं, कितने उसके कंज्यूमर हैं, कितने एम्प्लॉई हैं, उन सारी चीज़ों को एक सीट के ऊपर रखना। ठीक है, उसका एक समराइजेशन प्राप्त करना ही बैलेंस शीट कहलाता है। बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी के बजट, कस्टमर, शेयर मैन जितने हैं यानी शेयर लगाने वाले जितने हैं, को एक निश्चित समय के लिए समरी प्रदान करता है। इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट के माध्यम से हम कई बातों को जान पाते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं, मटेरियल कितने आपके पास है, स्टॉक कितना बचा है, कितना आपके पास कर्ज है, कितने एम्प्लॉई हैं, कितना शेयर लगाने वाले हैं, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, ये सब आपका बैलेंस शीट के अंदर आता है। 3 तरीके की बैलेंस शीट है, एक पर्सनल बैलेंस शीट है, एक स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट है और एक पब्लिक बिजनेस बैलेंस शीट है। पर्सनल बैलेंस शीट है कि आप किसी चीज़ को पर्सनली कर रहे हो, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो आपका उसका एक पर्सनल बैलेंस शीट है। स्मॉल बिजनेस यानी एक छोटा सा बिजनेस होगा जहाँ 8-10 एम्प्लॉई होंगे, उस प्रकार की बिजनेस बैलेंस शीट को समझाना है। और एक पब्लिक बिजनेस बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जहाँ पर एक ही, जैसे सपोज मैं कोई एक कंपनी का नाम लूँ, सच टाटा कंपनी है, तो उसके बहुत सारे ब्रांच हैं, तो एक बड़ी सी कंपनी है, तो हर एक जगह का अलग अलग बैलेंस शीट होगा, उसमें से भी एक मर्ज करके उससे भी बड़ा एक बैलेंस शीट होगा। तो ये आपके बैलेंस शीट के बारे में था। आइए इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट से कंपनी की मौजूदा जिम्मेदारियों का भी पता चल जाता है। राइट, कंपनियों की परिसंपत्ति यानी कितना आपके पास कर्ज है, कितना आपके पास पैसा है, वो सब पता चल जाता है। फाइनेंशियल सोर्स, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो वो भी जान जाओगे। ठीक है, इसके आधार पर बैंक तथा अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लोन पास करती हैं, यानी आपका जो एक कह सकते हैं ना, वो सिविल स्कोर जिसे कहते हैं, उसके आधार पर सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। बैलेंस शीट देखकर ही इन्वेस्टर कंपनी में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बैलेंस शीट के बारे में आप सभी को हो गया। ठीक है, अगला आता है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में है जस्ट इन टाइम, जो कि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पर्सनली मैं इस वन शॉट में इसे नहीं कवर कर रहा। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल का एक सिस्टम है, इसे आप नोट्स से जरूर पढ़ सकते हैं अगर आपको इच्छा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूछे जाने की संभावना है, तो मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आज के इसी सेशन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देख लेता हूं, जहां पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा मैं देख ले करके करा देता हूं। ठीक है, एक्चुअल में जिन्होंने प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने उठा लिया अपने दूसरे वाले नोट से। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें लंबे समय तक उत्पाद को मार्केट में बनाए रखने के लिए ग्राहक को विश्वसनीय और अच्छा उत्पादन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे समय तक बनाए रखें, यानी ग्राहक के प्रति आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में विश्वसनीयता बरकरार रहे। ठीक है, और वो समय पे उपलब्ध कराया जाए। इससे कर्मचारियों को उत्पादन में अच्छी तकनीक के साथ साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी और प्रदर्शन सुधारने में सहायता करता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया आप सभी को कि टोटल सभी प्रकार की जो भी गुणवत्ता है, अब उसमें कौन सी गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी, एम्प्लॉय की क्वालिटी, वो सारी क्वालिटी आनी चाहिए एक मैनेजमेंट के अंदर। उस प्रकार के मैनेजमेंट को हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी हम अपने क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो एक टोटल मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं वही आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर वही पुरानी चीजें हैं कि प्लानिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कार्य क्या क्या है,
निरंतर गुणवत्ता में सुधार करना, ग्राहक संतुष्ट रहे, सभी कर्मचारियों का एक भागीदारी होना चाहिए सभी काम के लिए, और काम के प्रति क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें त्रुटि को भी पता चल जाता है, यानी जब आपका प्रोडक्ट खराब होने लगता है, ठीक है, तो उससे हमको त्रुटि, क्या हम गलती कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर पता चल जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला चैप्टर वर्क कल्चर को हम समझ लेते हैं। वर्क कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से रिलेट करता है। ठीक है, मोटिवेशन से रिलेट करेगा और कहीं ना कहीं लीडर से रिलेट करेगा। कुछ है नहीं, बस इसमें क्या है कि बहुत चीज़ों को प्यार से करना होता है। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर है। लीडरशिप और मोटिवेशन में वही चीज़ होती है कि वर्क कल्चर संस्था में रहने वाले वर्कर से अधिक काम निकलवाने तथा लंबे समय तक संस्था में टिके रहने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्क कल्चर क्या कहता है कि कोई भी वर्कर कहीं पे भी काम कर रहा है, सपोज कोई सी भी एमएनसी, मान लो जेएसडब्ल्यू में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो आपको अधिक से अधिक तक टिके रहने के लिए मदद करेगा। जैसे आपसे हर लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपका बिहेवियर है और उन लोगों का भी अच्छा बिहेवियर है, तो जल्दी आप 150 या 2-4 हज़ार कहीं सैलरी ज़्यादा भी मिल रही है तो आप जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत अच्छी तरीके से यहीं पर मैं हूँ। तो यही है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर से क्या होता है कि कर्मचारियों के अंदर विश्वास, एक विचार प्रक्रिया, एक नज़रिया आदि को समझने में मदद होती है। वर्क कल्चर कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका भी बताती है। आइए हेल्दी वर्क कल्चर को समझते हैं कि हेल्दी वर्क कल्चर क्या करता है। ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी में वृद्धि करता है, यानी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ जाएगी। और जब आप लोग अच्छे से हैप्पीनेस तरीके से हो तो डेफिनेटली उत्साह भी अच्छा होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ती है और कर्मचारी भी बहुत दिन तक रहते हैं। और कर्मचारी अगर अच्छी तरीके से रह रहे हैं तो उनकी अगर थोड़ी बहुत मांगे होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं, और अगर आप प्यार से रह रहे हो तो विवाद की संख्या भी बहुत कम होती है। आइए एक पूछा जाएगा प्रोफेशनल इथिक्स, ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक चीज़ें पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान है। किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका आपसे जुड़े लोगों का व्यवहार कैसा है। वर्क कल्चर जो है आपके टोटल जितने भी एम्प्लॉय रह रहे हैं उनके बीच का तालमेल होता है। और प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है कि आप पर्सनल अगर सपोज ऑनर हो तो आपका अपने कंपनी के प्रति किस तरीके का व्यवहार है वो बताता है। यहाँ पर एक व्यक्तिगत व्यवहार को डिपेंड करता है, मतलब डिनोट करता है प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहार आते हैं जो उस संस्था के लिए सोचा जाता है। ऐसे लोगों के पास एक स्पेशल नॉलेज होता है जो उस ज्ञान का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं, और ऐसे लोग निर्णय लेने में भी काफ़ी आसानी होती है। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ईमानदारी होना चाहिए आपके अंदर, उत्तरदायित्व होना चाहिए, आदर होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, वफादारी होना चाहिए। इसके अंदर आपको 2 लाइन जरूर लिखना है अपने खुद से। क्या ईमानदारी के ऊपर आप नहीं लिख सकते, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व के ऊपर नहीं लिख सकते, आदर के ऊपर नहीं लिख सकते, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, ऑल कंपोनेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जितने भी ईमानदारी, उत्तरदायित्व, आदर, गोपनीयता, वफादारी सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी प्रोफेशनल इथिक्स क्या क्या है, लक्षण है, आपको लाइन बना बना करके लिखना है। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने चीज़ों को समझा दिया है। राइट, आइए और चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। क्लियर क्या करना है, अपने चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में 2 चीज़ें हैं। क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब हमारा बच रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आप ध्यान से सिर्फ सुने, ठीक है, ध्यान से सुने, रटे नहीं। ठीक है, रटे नहीं, समझिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहता है, जैसे आप अपने दिमाग का उपयोग करके, ठीक है, अपने दिमाग का उपयोग करके कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो वो आप चाहते हैं कि वो आपका ही रहे, आपका ही टैग। जैसे मैंने अपना नोट्स बनाया, ठीक है, तो जब तक मैं इस पर वाटर मार्क नहीं लगाऊंगा तो आप कोई भी इसको कॉपी कर सकता है। ठीक है, राइट। तो इसी प्रकार से आदमी को क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट को सेफ रखना होता है। ठीक है, स्वयं उसका ही अधिकार है उसके काम पर। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को कॉपी अगर करते हैं, अगर भैया उस पर सेफ्टी नहीं लगाया तो कॉपी कर सकता है कोई, तो उसी को लेकर के क्या होता है, एक राइट बनाया गया है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे यूट्यूब वगैरह है, सोशल मीडिया है, सांगीतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कोई चीज़ वीडियो वगैरह है, बना करके क्या करते हैं आप लोग, पेश कर देते हैं। तो अगर इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत अगर आपने चीज़ों को क्या कर रखा है, रजिस्टर करा रखा है, तो उस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। राइट, चलिए
इसके लिए हम प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल को साहित्यिक होना चाहिए, सिनेमा, फिल्म, ध्वनि या रिकॉर्डिंग के रूप में होना चाहिए। डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो 1911 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं आप वहां से हट जाते हैं। ट्रेडमार्क जैसे कि ज्ञानवी सचिन का सिंबल है, ठीक है, एक ऐसा सिंबल जो आपके ही प्रोडक्ट को दिखाता है कि यही इनका नोट्स है, यही इनका प्रोडक्ट है, यही ये इनका चीज है, जिससे आपकी वैल्यू, फेस वैल्यू जो है वो सामने आती है। नहीं तो उस चीज को कॉपी करके कोई से भी आपकी फेस वैल्यू को खराब कर सकता है। ये ट्रेडमार्क के अंदर आता है, रटना नहीं है भैया। ट्रेडमार्क क्या है? एक लोगो है, एक सिंबल है, एक अक्षर है, एक व्यक्ति का पर्सनल नाम है, जिससे आपको पता चलता है कि ये इसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, या अमेजॉन का ही प्रोडक्ट है, या ज्ञानवी सचिन का ही प्रोडक्ट है, और ये मेरा ही इनका प्रोडक्ट है। यानी मैं जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं वो पूरी तरीके से ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। इस चीज को ट्रेडमार्क बताता है। इससे क्या होता है कि कानूनी अधिकार भी मिलता है। अगर आपके ऊपर कोई केस आता है तो उसको जरूर आप लड़ सकते हो, और आपका ब्रांड का नाम, फेस वैल्यू, और कोर्ट में भी आपको हेल्प मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बहुत प्यार से समझाएंगे। पेटेंट एक लिमिट टाइम तक, ठीक है, एक लिमिट टाइम तक कोई सा भी चीज पे आप काम कर रहे हैं, किसी चीज पे शोध कर रहे हैं, तो एक लिमिट टाइम तक आपको एक टाइम दिया जाता है। जैसे भारत में 20 वर्ष दिया जाता है, ठीक है, कि इस चीज पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप करो, इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी को हम पेटेंट कहते हैं। पेटेंट एक ऐसा अधिकार है जो निश्चित समय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो नई नई विचार को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, वह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के योग्य होते हैं। तो वर्तमान में आपको 20 वर्ष का टाइम दिया जाता है कि इस चीज पे आप काम कर सकते हो, इस पे आपका कोई भी काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूं कि ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को अब कोई दिक्कत है। जा करके आराम से लिख सकता है। एक बार अगर फिर से वीडियो को सुन लोगे तो कहीं ना कहीं फिर से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।